नमस्ते, वेलकम टू दुनियादारी। आज हम चर्चा करेंगे भारत की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संधियों और समझौतों पर, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट्स ऑफ इंडिया। बिल्कुल। और ये ट्रीटीज आप देखें तो महज पुराने दस्तावेज नहीं है। इन्होंने भारत के इतिहास और भूगोल को गढ़ा है, शेप किया है। हाँ, सही कहा। सत्ता बदली है, सरहदें बनी हैं और मिटी हैं। जी, रिश्ते बने बिगड़े, पावर शिफ्ट्स हुए, डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज बनी, टेरिटोरियल चेंजेस हुए, ये सब इन अग्रीमेंट्स में झलकता है। हाँ, कुछ ने तो शांति स्थापित की, पर कुछ कुछ आगे चलकर और बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण भी बन गईं। बिल्कुल। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं, देखते हैं कि कैसे मिडिवल दौर से लेकर मॉडर्न टाइम्स तक इन ट्रीटीज ने भारत के पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप किया है। कहाँ से शुरू करें? शायद मुगल काल से। हाँ, मुझे लगता है वहां से शुरू करना ठीक रहेगा। देखिए, एक अहम संधि थी ट्रीटी ऑफ असुरार अली 1639 की। अच्छा, ये किनके बीच थी? ये मुगल एम्पायर और असम के अहोम किंगडम के बीच हुई थी। इसका बड़ा नतीजा ये था कि इसने असम पर मुगल कब्जे की जो कोशिशें थी उनको रोका। ओह, हाँ, और दोनों के बीच एक बाउंड्री तय की। मतलब अहोम्स ने अपनी सॉवरेनिटी, अपनी संप्रभुता बनाए रखी। ये बड़ी बात थी उस समय। दिलचस्प। और फिर आती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 की, छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगलों के बीच। ये तो काफी मशहूर है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये शिवाजी महाराज और मुगल सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह के बीच हुई थी। इसमें शिवाजी महाराज को 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े थे। 23 किले? ये तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। हाँ, ये उनके लिए एक बड़ा झटका था, एक टेम्पररी सेटबैक कह सकते हैं। हालांकि 12 किले उनके पास रहे, पर यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये शायद एक स्ट्रेटेजिक पॉज भी था। अच्छा, मतलब ये दिखाता है कि कैसे डिप्लोमेसी में कभी-कभी तात्कालिक नुकसान उठाकर भी आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को जीवित रखते हैं। उन्होंने हार नहीं मानी और बाद में अपनी शक्ति फिर से संगठित की। समझ गया। चलिए अब अगले फेज पर आता है। अंग्रेजों के आने के बाद तो संधियों की जैसे बाढ़ आ गई, है ना? हाँ, बिल्कुल। उनका प्रभाव बढ़ता गया और संधियों का सिलसिला तेज हो गया। ट्रीटी ऑफ सूरत 1612, क्या इसे हम अंग्रेजों के पैर जमाने की पहली सीढ़ी मान सकते हैं? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये मुगल एम्पायर और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी, जहांगीर के फरमान के बाद। इसमें क्या था? इसने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री, मतलब एक ट्रेडिंग पोस्ट बनाने की इजाजत दी। कहने को तो ये पूरी तरह कमर्शियल लगती है ना? हाँ, व्यापार के लिए। पर यहीं से ब्रिटिश इकोनॉमिक पेनिट्रेशन की शुरुआत हुई और इसने आगे चलकर पॉलिटिकल डोमिनेंस का रास्ता खोल दिया। ये दिखाता है कि ट्रेड और पॉलिटिक्स कितने जुड़े हुए हैं। सही कहा। और फिर बंगाल में ट्रीटी ऑफ अलीनगर 1757, सिराज-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। जी, ये बैटल ऑफ प्लासी से ठीक पहले हुई थी। इसने अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी करने, मतलब फोर्टिफिकेशन करने, और कई कमर्शियल प्रिविलेजेस दिए, जैसे टैक्स फ्री व्यापार। अच्छा। इससे बंगाल में उनका दबदबा बढ़ा और कुछ ही महीने बाद प्लासी की लड़ाई के लिए जमीन तैयार हो गई। लेकिन जो असली गेम चेंजर थी वो शायद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 थी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद। डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, वो एक वाटरशेड मोमेंट था। इस ट्रीटी ने मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स कंपनी को दिलवा दिए। दीवानी राइट्स मतलब रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार। एग्जैक्टली, रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक ट्रेडिंग बॉडी से एक टेरिटोरियल पावर बनने का सबसे बड़ा कदम था। यहाँ से भारत में ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल की असल शुरुआत हुई। और मुगल बादशाह पर भी उनका प्रभाव जम गया होगा। हाँ, काफी हद तक वो उनके प्रभाव में आ गए। ठीक है। उसी दौरान दक्षिण भारत में भी तो खींचतान चल रही थी, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। कार्नेटिक वॉर्स। जी हाँ, साउथ इंडिया में भी सत्ता का संघर्ष जोरों पर था। अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही भारतीय राजाओं के झगड़ों में दखल दे रहे थे। तो वहां की ट्रीटीज का क्या रहा? देखिए, पहली कार्नेटिक वॉर जो थी वो यूरोप में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध का एक्सटेंशन थी। वो खत्म हुई ट्रीटी ऑफ एक्सला-शपेल 1748 से। इसमें क्या हुआ? इसमें स्टेटस को बहाल हुआ। फ्रांसीसियों ने जो मद्रास कब्जा किया था वो अंग्रेजों को वापस मिल गया। फिर ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1755 भी हुई थी। हाँ, इसने कुछ समय के लिए लड़ाई रोकी। दोनों ने वादा किया कि वो भारतीय राजाओं के झगड़ों में दखल नहीं देंगे, पर टेंशन्स बनी रहीं। और आखिर में थर्ड कार्नेटिक वॉर के बाद
ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763। ये ट्रीटी बहुत अहम थी। इसने न सिर्फ थर्ड कार्नाटिक वॉर को खत्म किया, बल्कि यूरोप में चल रहे 7 इयर्स वॉर को भी समाप्त किया। भारत के लिहाज से देखें तो फ्रेंच ने अपनी मिलिट्री पावर लगभग खो दी। मतलब वो बस व्यापारी रह गए। हाँ, सिवाय कुछ ट्रेडिंग पोस्ट्स के उनका कोई बड़ा राजनीतिक या सैनिक दबदबा नहीं रहा। इसने साउथ इंडिया में ब्रिटिश डोमिनेंस पक्का कर दिया। अब बात करते हैं मैसूर की। हैदर अली और टीपू सुल्तान अंग्रेजों के लिए एक बड़ी चुनौती। इनसे जुड़ी ट्रीटीज भी काफी अहम है। पहली थी ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769। जी, ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद हुई। इसमें दोनों पक्षों ने जीते हुए इलाके लौटाए और एक दूसरे की मदद का वादा किया, मतलब म्यूचुअल डिफेंस अलायंस जैसा कुछ। लेकिन अंग्रेजों ने ये वादा निभाया नहीं, ऐसा कहते हैं। हाँ, यही हुआ। जब मराठों ने हैदर अली पर हमला किया तो अंग्रेज मदद के लिए नहीं आए। इससे अविश्वास बढ़ा और आगे के युद्धों का एक कारण ये भी बना। फिर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई। हाँ, और उसके बाद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784। हाँ, इस समय तक हैदर अली की मृत्यु हो चुकी थी और टीपू सुल्तान शासक थे। इस ट्रीटी में भी फिर से जीते हुए इलाके लौटाए गए। कोई बड़ा टेरिटोरियल चेंज नहीं हुआ, स्टेटस को बहाल हुआ। टीपू ने अपनी ताकत दिखाई इसमें। लेकिन ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम 1792 ये टीपू सुल्तान के लिए बहुत कठोर थी, है ना? बिल्कुल। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू की हार हुई थी। इस संधि में उन्हें अपना लगभग आधा राज्य ब्रिटिश, मराठास और निजाम ऑफ हैदराबाद को देना पड़ा। आधा राज्य? हाँ, और साथ में भारी वॉर इंडेमनिटी यानी युद्ध का हर्जाना भी देना पड़ा। और जब तक ये रकम अदा न हो जाए, उन्हें अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास हॉस्टेज यानी बंधक के तौर पर सौंपना पड़ा। ये तो बहुत अपमानजनक रहा होगा। जाहिर है, इसने मैसूर को बहुत कमजोर कर दिया। और अंततः फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बाद क्या हुआ? 1799 में क्या कोई और संधि हुई? नहीं, 1799 में जो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई हुई, उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद कोई औपचारिक संधि की जरूरत ही नहीं पड़ी अंग्रेजों को। तो मैसूर का क्या हुआ? मैसूर का बड़ा हिस्सा सीधे ब्रिटिश राज में मिला लिया गया या उनके सहयोगियों जैसे निजाम को दे दिया गया। और जो बचा हुआ छोटा सा राज्य था, उस पर पुराने वुडेयार वंश को अंग्रेजों की सहायक संधि के तहत पपेट रूलर्स के रूप में बहाल कर दिया गया। टीपू सुल्तान का शासन खत्म हो गया। समझ गया। चलिए अब मराठाओं की बात करते हैं। वो भी अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थे। और यहाँ तो संधियों की एक लंबी लिस्ट है। ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 से शुरुआत हुई। हाँ, वो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की शुरुआत थी। रघुनाथ राव जो पेशवा बनना चाहते थे, उन्होंने अंग्रेजों से मदद मांगी और बदले में सालसेट और बसेन देने का वादा किया। पर इसे पुणे दरबार ने नहीं माना और कलकत्ता में ब्रिटिश काउंसिल ने भी बाद में डिसअवाउ कर दिया। फिर आई ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776। जी, ये युद्ध के पहले चरण के बाद हुई। इसने ब्रिटिश इंटरफेरेंस को दर्शाया। अंग्रेजों को सालसेट रखने दिया गया और उन्होंने माधवराव द्वितीय को पेशवा मान लिया। रघुनाथ राव को पेंशन दे दी गई। लेकिन ट्रीटी ऑफ वाडगांव 1782 तो मराठों के लिए एक जीत थी। हाँ, ये मराठों की एक बड़ी सैन्य जीत थी। अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा और सारे जीते इलाके लौटाने पड़े। लेकिन ये टेम्परेरी थी। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे माना और ब्रिटिश रीइंफोर्समेंट्स ने बाद में स्थिति बदल दी। और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का अंत हुआ ट्रीटी ऑफ सालबाई से। सही, इसने करीब 20 साल की शांति स्थापित की। अंग्रेजों ने माधवराव सेकंड को पेशवा माना, सालसेट और कुछ और इलाके रिटेन किए और मराठों ने वादा किया कि वो मैसूर के हैदर अली का साथ नहीं देंगे। इससे अंग्रेजों को दक्षिण में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिली। लेकिन फिर ट्रीटी ऑफ बसाइन 1802 ने सब कुछ बदल दिया। ये बहुत निर्णायक थी। हाँ, बिल्कुल। ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। पेशवा बाजीराव टू ने होलकर से हारने के बाद अपनी गद्दी बचाने के लिए अंग्रेजों के साथ ये सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि साइन कर ली। अच्छा, तो ये सब्सिडरी अलायंस थी। जी, इसके तहत पेशवा प्रभावी रूप से ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन गए। उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी अंग्रेजों को सौंप दी, अपने खर्चे पर ब्रिटिश सेना रखना स्वीकार किया और पूना में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को जगह दी। इसका असर क्या हुआ? इसने सीधे ब्रिटिश इंटरवेंशन को न्योता दिया। बाकी मराठा सरदार जैसे सिंधिया और भोंसले इससे बहुत नाराज हुए और इसी के कारण सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर छिड़ गए। इसने मराठा कॉन्फेडरेसी को तोड़ दिया। और अंत में ट्रीटी ऑफ पूना 1817। हाँ, ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर से पहले पेशवा पर थोपी गई थी,
जिसने उन्हें मराठा परिसंघ के प्रमुख पद से हटा दिया और युद्ध के बाद 1818 में पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया गया और मराठा शक्ति प्रभावी रूप से डिसॉल्व हो गई। आपने सब्सिडियरी अलायंस का जिक्र किया। ये और लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये कोई एक ट्रीटी नहीं थी, पर पॉलिसीज थी जिन्हें ट्रीटीज के जरिए लागू किया गया है ना? एग्जैक्टली ये अकेली संधियां नहीं थीं, बल्कि ये ब्रिटिश एक्सपेंशन की बहुत कारगर पॉलिसीज थीं। लॉर्ड वेलेस्ली की सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम जो 1798 से शुरू हुई, वो एक तरह का आप कह सकते हैं मीठा जहर थी। मीठा जहर कैसे? देखिए, भारतीय शासक सुरक्षा के बदले में अपनी आज़ादी गिरवी रख देते थे। उन्हें अपनी फॉरेन पॉलिसी अंग्रेजों को सौंपनी पड़ती थी, अपनी ही खर्चे पर ब्रिटिश ट्रूप्स रखने पड़ते थे और एक ब्रिटिश रेजिडेंट उनके दरबार में बैठ जाता था जो अंदरूनी मामलों में भी दखल देता था। तो इससे अंग्रेजों का नियंत्रण बढ़ गया बिना सीधे कब्जा किए। बिल्कुल। हैदराबाद, मैसूर, टीपू के बाद अवध, पेशवा, सिंधिया, भोंसले सब इसके तहत आए। इसने बिना डायरेक्ट एनेक्सेशन के ब्रिटिश कंट्रोल फैलाया और इन राज्यों को फाइनेंशियली और मिलिट्रली पूरी तरह खोखला कर दिया। और लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो क्या थी? ये और भी ज्यादा अग्रेसिव पॉलिसी थी जो 1848 से 1856 तक चली। इसके तहत जिन संरक्षित राज्यों के शासकों के नेचुरल हेयर यानी स्वाभाविक पुत्र उत्तराधिकारी नहीं होते थे, उन्हें ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाता था। गोद लेने की जो भारतीय परंपरा थी, उसे मान्यता नहीं दी जाती थी। अच्छा, तो कौन कौन से राज्य इसके शिकार हुए? सतारा, जयपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर ये सब इसी नीति के तहत हड़प लिए गए और अवध को तो 1856 में मिस गवर्नेंस यानी कुशासन के बहाने एनेक्स कर लिया गया। इसका तो बहुत विरोध हुआ होगा। जबरदस्त रिजेंटमेंट पैदा हुआ शासकों और आम लोगों में और ये 1857 के विद्रोह का एक बहुत बड़ा कारण बना, खासकर झांसी और अवध में। अब चलते हैं पंजाब की तरफ। महाराजा रणजीत सिंह के रहते तो अंग्रेजों ने दूरी बनाए रखी। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 उन्हीं के समय की थी। हाँ, ये रणजीत सिंह की कूटनीतिक सूझबूझ का प्रमाण है। इस संधि ने सतलुज नदी को सिख और ब्रिटिश टेरिटरीज के बीच की बाउंड्री बना दिया। रणजीत सिंह ने सतलुज के उत्तर में अपना साम्राज्य फैलाया और दक्षिण में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप नहीं किया। इसने कुछ समय के लिए शांति बनाए रखी। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद स्थिति बदल गई। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई और फिर ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846। जी, इस युद्ध में सिखों की हार हुई। इस संधि के तहत उन्हें जलंधर, दोआब और सतलुज ब्यास के बीच के इलाके अंग्रेजों को देने पड़े। सेना बहुत कम करनी पड़ी, भारी इंडेमनिटी देनी पड़ी और लाहौर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ा। और इसी समय ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 भी हुई, कश्मीर वाली। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प मोड़ था। सिख लाहौर संधि की भारी इंडेमनिटी यानी हर्जाना चुका नहीं पा रहे थे, तो अंग्रेजों ने हर्जाने के बदले कश्मीर का इलाका जो उन्होंने सिखों से लिया था, उसे जम्मू के डोगरा शासक गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए में बेच दिया। बेच दिया मतलब कश्मीर को बेचा गया था? हाँ, एक तरह से। इसी से जम्मू और कश्मीर का प्रिंसली स्टेट बना, जिसके शासक गुलाब सिंह बने। ये बात तो बहुत कम लोगों को पता होगी। और इसके बाद फिर पंजाब का क्या हुआ? इसके बाद एक और संधि हुई, ट्रीटी ऑफ भैरोवाल 1846, जिसने ब्रिटिश कंट्रोल और बढ़ा दिया। महारानी जिंदन कौर को रीजेंट पद से हटा दिया गया और फिर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई, जिसमें सिखों की निर्णायक हार हुई। और उसका नतीजा? नतीजा ये कि 1849 में एक और संधि या घोषणा के जरिए पूरे पंजाब को ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया गया। सिख एम्पायर का अंत हो गया। अंग्रेजों ने सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं, पड़ोसी देशों के साथ भी ट्रीटीज की। नेपाल के साथ ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816। हाँ, ये एंग्लो नेपाल वॉर 1814-16 के बाद हुई थी। इसमें नेपाल को सिक्किम, कुमाऊं, गढ़वाल जैसे बड़े इलाके खोने पड़े। ओह, काफी नुकसान हुआ नेपाल को। जी, अंग्रेजों को गुरखा सैनिकों की भर्ती का अधिकार मिला, जो आज भी जारी है, और काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा गया। नेपाल एक तरह से बफर स्टेट बन गया। इसने काफी हद तक नेपाल की मॉडर्न बाउंड्रीज तय की। अफगानिस्तान के साथ भी तो कई ट्रीटीज हुई, वो ग्रेट गेम के दौर में। हाँ, रशिया और ब्रिटेन के बीच मध्य एशिया में प्रभाव बढ़ाने की होड़ थी, जिसे ग्रेट गेम कहते हैं। अंग्रेजों को डर था कि रूस अफगानिस्तान के रास्ते भारत पर हमला कर सकता है। तो क्या संधियां हुई? देखिए, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1855 हुई दोस्त मोहम्मद के साथ फ्रेंडली रिलेशंस के लिए।
फिर सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ गैंडामार्क 1879 हुई। वाह। ये बहुत महत्वपूर्ण थी। इसमें क्या था? इसने अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर ब्रिटिश कंट्रोल स्थापित कर दिया। कुछ स्ट्रेटेजिक इलाके जैसे खैबर पास अंग्रेजों को मिल गए और काबुल में ब्रिटिश रेजिडेंट रखा गया। अफगानिस्तान पूरी तरह से रशिया के खिलाफ एक बफर स्टेट बन गया। हालांकि ये व्यवस्था भी ज्यादा चली नहीं। और बाद में थर्ड एंग्लो अफगान वॉर हुई और उसके बाद ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी 1919 ने अफगानिस्तान की फॉरेन अफेयर्स में इंडिपेंडेंस रिस्टोर की और ड्यूरन लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर माना गया। हालांकि अफगानिस्तान ने इसे पूरी तरह कभी स्वीकार नहीं किया। अब आते हैं सिमला कन्वेंशन 1914 पर। हाँ, इसका क्या महत्व है, तिब्बत वाला मामला? हाँ, ये ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चाइना के बीच तिब्बत के स्टेटस और भारत तिब्बत सीमा तय करने के लिए हुई थी। इसी कन्वेंशन में इंडिया तिब्बत बॉर्डर के लिए मैकमोहन लाइन का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे सर हेनरी मैकमोहन ने खींचा था। तो ये मान ली गई? ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत ने तो इसे माना, पर चाइना ने इसे कभी रैटिफाई नहीं किया, यानी औपचारिक मंजूरी नहीं दी। और यही मैकमोहन लाइन आज भी इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट का एक मुख्य आधार है, खासकर अरुणाचल प्रदेश को लेकर। चीन इसे नहीं मानता। ओह, तो ये इतना पुराना मसला है। अब आते हैं आज़ादी और उसके बाद के दौर पर। 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया। जी, ये तो एक कानून था, संधि नहीं। हाँ, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का कानून था, ट्रीटी नहीं। लेकिन इसने भारत के भविष्य को लेकर कई चीजें तय की। इसने ब्रिटिश इंडिया को इंडिया और पाकिस्तान में बांटा, प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया कि वो भारत या पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें। एसेट्स और मिलिट्री का बंटवारा हुआ। लेकिन इसके परिणाम तो बहुत भयावह रहे। बिल्कुल। पार्टीशन ने अभूतपूर्व हिंसा और माइग्रेशन को जन्म दिया। कश्मीर डिस्प्यूट इसी एक्ट और रियासतों को दिए गए ऑप्शन की देन है, और जल्दबाजी में खींची गई रैडक्लिफ लाइन ने फ्लॉड बाउंड्रीज बनाई, जिनके विवाद आज तक चलते हैं। कश्मीर का भारत में विलय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 1947 के जरिए हुआ। जी हाँ, अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तानी कबायलियों ने हमला किया तो कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने इस पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत उन्होंने डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशंस के विषय भारत सरकार को सौंप दिए। और भारत ने सेना भेजकर कबायलियों को रोका। हाँ, लेकिन पाकिस्तान इसकी लीगैलिटी पर सवाल उठाता है और ये विवाद आज तक जारी है। यूएन में भी गया। हैदराबाद का विलय कैसे हुआ था? वहां भी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ था। हाँ, निजाम आजाद रहना चाहते थे। भारत के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट 1947 हुआ ताकि बातचीत जारी रहे, पर बातचीत विफल रही। राज्य के अंदर रजाकारों का आतंक बढ़ रहा था, तो सितंबर 1948 में भारत ने सैन्य कार्यवाही की, जिसे पुलिस एक्शन या ऑपरेशन पोलो कहते हैं। और हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। जी, इसने भारत की प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने की डिटर्मिनेशन दिखाई। कोल्ड वॉर के दौरान भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, लेकिन 1971 में सोवियत संघ के साथ एक संधि की, इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन 1971। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण थी। ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से ठीक पहले साइन हुई थी। उस समय अमेरिका और चीन पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, तो इस ट्रीटी ने इंडिया को एक जरूरी डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक कवर दिया। इसमें क्या प्रावधान थे? इसमें म्यूचुअल कंसल्टेशंस और डिफेंस कोऑपरेशन का प्रावधान था। मतलब अगर किसी एक पर हमला होता है तो दूसरा उसकी मदद करेगा या कम से कम तटस्थ नहीं रहेगा। इसने इंडो सोवियत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को सॉलिडिफाई किया। फिर 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान की हार हुई और उसके बाद शिमला एग्रीमेंट 1972 हुआ। हाँ, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच ये एक लैंडमार्क अग्रीमेंट माना जाता है। इसमें मुख्य बातें क्या थीं? इसमें सबसे अहम बात ये थी कि दोनों देश अपने आपसी विवाद बायलैटरल नेगोशिएशंस यानी द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाएंगे, किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं होगा। कश्मीर में युद्ध विराम रेखा को लाइन ऑफ कंट्रोल LOC का नाम दिया गया और दोनों पक्ष इसका सम्मान करने पर सहमत हुए। सेनाएं अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वापस गईं। और भारत ने 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को भी रिहा कर दिया था। जी हाँ, उम्मीद थी कि इससे स्थायी शांति आएगी। हालांकि इसने भविष्य के कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे कारगिल वॉर को नहीं रोका और पाकिस्तान बाद में कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा। बांग्लादेश बनने के बाद उसके साथ भी ट्रीटीज हुई, जैसे इंदिरा मुजीब ट्रीटी 1972। हाँ,
ये भारत और नए बने बांग्लादेश के बीच 25 साल की फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन और पीस के लिए थी। इसने दोनों देशों के बीच शुरुआती रिश्तों की नींव रखी। और पानी के बंटवारे को लेकर गंगा वाटर्स ट्रीटी 1996? जी, ये बहुत अहम है। फरक्का बैराज से गंगा के पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद था। इस ट्रीटी ने 30 साल के लिए पानी के बंटवारे का एक फॉर्मूला तय किया, जो काफी हद तक सफल रहा है। ये एक बड़ी बायलैटरल सक्सेस मानी जाती है। पानी को लेकर पाकिस्तान के साथ भी तो एक संधि है जो आज तक चल रही है, इंडस वाटर्स ट्रीटी 1960। हाँ, और ये वाकई कमाल की बात है। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुई ये ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध हो चुके हैं, इतने तनाव रहे हैं, पर ये ट्रीटी आज तक कायम है। इसमें क्या तय हुआ था? इसमें सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों का बंटवारा हुआ। पश्चिमी नदियां इंडस, झेलम, चेनाब का पानी मुख्यतः पाकिस्तान को मिला और पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलज का पानी भारत को मिला। तो ये एक सफल उदाहरण है कोऑपरेशन का। हाँ, ये दुनिया में वाटर शेयरिंग कोऑपरेशन का एक बहुत रेयर सक्सेसफुल एग्जाम्पल है। हालांकि हाल के वर्षों में इस पर भी कुछ तनाव देखने को मिले हैं, खासकर भारत द्वारा पश्चिमी नदियों पर बनाए जा रहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को लेकर। चीन के साथ हमने पंचशील एग्रीमेंट 1954 की बात की थी, जो ज्यादा चला नहीं। हाँ, उसमें 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस थे। संप्रभुता का सम्मान, अनाक्रमण, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। पर जल्द ही बॉर्डर डिस्प्यूट्स और 1962 की लड़ाई ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे को खोखला साबित कर दिया। श्रीलंका के साथ इंडो श्रीलंका अकॉर्ड 1987 का अनुभव कैसा रहा? वो एक मुश्किल दौर था। ये समझौता श्रीलंका के तमिल इशू को सुलझाने के लिए किया गया था। इसके तहत इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF श्रीलंका भेजी गई थी। पर यह सफल नहीं हुआ। नहीं, ये बुरी तरह फेल हो गया। अकॉर्ड के प्रावधान लागू नहीं हो पाए। IPKF को LTT से ही लड़ना पड़ गया, जिसमें भारत को भारी सैन्य और राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा और अंततः सेना वापस बुलानी पड़ी। और इसी पृष्ठभूमि में राजीव गांधी की हत्या हुई। हाँ, दुखद रूप से। ये समझौता पड़ोसियों के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में मिलिट्री इंटरवेंशन के खतरों का एक बड़ा सबक था। हाल के वर्षों में देखें तो इंडो US सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2008 एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट माना जाता है। बिल्कुल, इसने भारत का दशकों पुराना परमाणु अलगाव खत्म किया। 1974 और 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगे थे। इस एग्रीमेंट के बाद न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG ने भारत को छूट दी। तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु तकनीक मिल सकी। हाँ, भारत को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर माना गया। भले ही भारत ने NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं की है और भारत को इंटरनेशनल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और ईंधन तक एक्सेस मिली। इसने इंडो US स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाई दी। पड़ोस में एक और बड़ी सफलता मिली, इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 से। जी हाँ, ये वाकई एक लैंडमार्क अचीवमेंट है। इसने 1974 के इंदिरा मुजीब समझौते के एक अधूरे हिस्से को लागू किया। दशकों से चले आ रहे एनक्लेव्स का मसला सुलझाया गया। एनक्लेव्स मतलब एक देश के इलाके जो दूसरे देश की सीमा के अंदर थे। हाँ, भारत के कुछ इलाके बांग्लादेश के अंदर थे और बांग्लादेश के कुछ इलाके भारत के अंदर। बहुत जटिल स्थिति थी। इस समझौते से इनकी अदला बदली हुई और करीब 50,000 से ज्यादा स्टेटलेस लोगों को नागरिकता मिली। इसने दुनिया के सबसे जटिल बॉर्डर इश्यूज में से एक को शांति से सुलझाया। नेपाल के साथ 1950 की ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप पर अक्सर विवाद क्यों रहता है? इस ट्रीटी में ओपन बॉर्डर का प्रावधान है और दोनों देशों के नागरिकों को एक दूसरे के यहाँ रहने और काम करने में काफी हद तक इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। लेकिन कई नेपाली इसे अनइक्वल मानते हैं। क्यों? उनका मानना है कि ये तब साइन हुई थी जब नेपाल राजनीतिक रूप से अस्थिर और कमजोर था और ये भारत के पक्ष में ज्यादा है। वो इसमें रिवीजन या इसे खत्म करने की मांग करते रहे हैं। ये इंडिया नेपाल रिलेशंस में एक सेंसिटिव इशू बना हुआ है। और चीन के साथ मैकमोहन लाइन विवाद के अलावा बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए भी एग्रीमेंट्स हुए हैं। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन और 2013 में बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट BDCA। इतने सारे समझौते, फिर भी तनाव क्यों रहता है LAC पर? हाँ, ये समझौते प्रोटोकॉल्स और मैकेनिज्म स्थापित करते हैं, पर ग्राउंड रियलिटी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर सीमा की परसेप्शन में अंतर है और आपसी विश्वास की भारी कमी है।
इसीलिए 2017 में डोकलाम और 2020 में गलवान घाटी जैसी झड़पें होती हैं, जो दिखाती हैं कि ये समझौते तनाव को पूरी तरह रोकने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय संधियों की बात करें तो भारत का रुख कैसा रहा है, जैसे यूएन चार्टर या परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी को लेकर? भारत यूएन का फाउंडिंग मेंबर है 1945 से। पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है और भारत सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट का प्रबल दावेदार है, हालांकि अभी तक मिली नहीं है। और एनपीटी? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी 1968 को भारत ने हमेशा डिस्क्रिमिनेटरी यानी भेदभावपूर्ण माना है। भारत का तर्क है कि ये संधि परमाणु हथियार रखने वाले 5 देशों P5 को विशेष दर्जा देती है और दूसरों को रोकती है। इसलिए भारत ने इसे साइन करने से इनकार कर दिया और अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के लिए अपना न्यूक्लियर डिटरेंट बनाया। डब्ल्यूटीओ का भी भारत सदस्य है? हाँ, भारत WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी फाउंडिंग मेंबर है और वहाँ भारत अक्सर डेवलपिंग नेशंस के हितों की वकालत करता है, खासकर एग्रीकल्चरल सब्सिडीज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे मुद्दों पर। तो कुल मिलाकर इन सारी संधियों का अगर हम निचोड़ निकालें, इनका इम्पैक्ट क्या रहा है? देखिए, ये एक बहुत मिलीजुली तस्वीर है। कॉलोनियल दौर के संधियों ने निस्संदेह ब्रिटिश एक्सपेंशन में मदद की, उन्हें भारत में स्थापित किया, पर अनजाने में ही सही उन्होंने भारत के एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन का बेस भी तैयार किया। और आज़ादी के बाद पार्टीशन से जुड़े एग्रीमेंट्स ने स्थायी कॉन्फ्लिक्ट पैदा किए, खासकर कश्मीर को लेकर। पोस्ट इंडिपेंडेंस ट्रीटीज भारत की अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने, अपनी नेबरहुड पॉलिसी को साधने और अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी सुनिश्चित करने की लगातार कोशिशों को दर्शाती हैं। कुछ सफल रहे, कुछ विफल? बिल्कुल, कुछ बेहद सफल रहीं, जैसे इंडस वाटर्स ट्रीटी, गंगा वाटर्स ट्रीटी या बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। कुछ विफल रहीं, जैसे श्रीलंका अकॉर्ड, और कुछ आज भी विवादित या अधूरी हैं, जैसे इंडो नेपाल ट्रीटी, शिमला एग्रीमेंट का पूरा लागू न होना या चीन के साथ सीमा विवाद का हल न निकलना। तो ये दिखाता है कि ट्रीटी सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बल्कि ये हिस्ट्री के माइलस्टोन्स हैं जो बताते हैं कि हम कहाँ से चले थे, कहाँ पहुंचे और शायद आगे कहाँ जा सकते हैं। सही कहा। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है डिप्लोमेसी की, नेगोशिएशन की और अपने राष्ट्रीय हितों को साधने की। Okay, so we hope you liked today's discussion. For more such discussions on general studies topics, subscribe to our channel. धन्यवाद, जय हिंद।